सावित्री के बेटे अनुपम की पत्नी किंजल कुछ ज़्यादा ही पतली दुबली थी। अनुपम और किंजल की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे और सावित्री को लगता था कि अब अनुपम और किंजल को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। यही सोचकर एक दिन सावित्री ने अपने बेटे और बहू को अपने पास बुलाया। अनुपम, किंजल, देखो बेटा, शादी को 2 साल हो चुके हैं। अब तो रिश्तेदार भी पूछने लगे हैं खुशखबरी कब आएगी। मैं चाहती हूँ कि अब तुम अपने बच्चे के बारे में सोच लो। अरे मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़े दिन तो चैन से जीने दो। बच्चा होने के बाद तो बस सारा दिन उसी में लगे रहो। देखो किंजल बहू, मेरा बेटा तो पागल है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। तुम तो समझदार हो बेटा। जी मम्मी जी, आप ठीक कहती हैं। लेकिन किंजल बेटा, तुम इतनी पतली दुबली हो, तुम्हारे शरीर का वजन देखकर मुझे चिंता होने लगती है। बच्चे का भार कैसे उठा पाओगी तुम? अरे मम्मी, पतली लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती क्या? होती है, लेकिन फिर कितनी परेशानी आती है मुझे अच्छी तरह से पता है। किंजल बहू, मैं तुम्हारे लिए ना घी के लड्डू बना देती हूँ, वो खाना शुरू कर दो। उसके बाद तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई परेशानी नहीं आएगी। देसी घी के लड्डू खाकर तुम्हारा वज़न बढ़ जाएगा। इसके बाद तुम आराम से अपनी प्रेगनेंसी निकाल सकती हो। और इस तरह सावित्री अपनी बहू किंजल को थोड़ा मोटा करने के लिए देसी घी के लड्डू बना देती है और किंजल को खाने के लिए कहती है। कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन किंजल के वज़न में कोई फ़र्क नहीं आता। एक दिन सुबह सुबह किंजल खुश होते हुए अपनी सास के पास आती है। सासू माँ, खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हैं। अरे क्या बात कर रही है बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। लेकिन क्या हुआ माँ? दादी बनने की बात सुनकर आपको खुशी नहीं मिली क्या? अरे कैसी बात करते हो बेटा, मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। तो फिर आप परेशान क्यों लग रही हैं? पिछले 3 महीने से तुमको घी के लड्डू खिला रही हूँ, लेकिन तुम्हारा तो वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। अरे मम्मी जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा शरीर ही ऐसा है, कुछ भी खिला लो वज़न बढ़ेगा ही नहीं। अनुपम बेटा, बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ, देखो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अपनी माँ के कहने पर अनुपम किंजल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन इसका वज़न बहुत कम है। क्या इतनी पतली दुबली होने के बावजूद ये प्रेगनेंसी ठीक से निकाल पाएगी? मेरा मतलब है, कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना? देखिए, किंजल का वज़न कुछ ज़्यादा ही कम है। ऐसी हालत में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ देती हूँ जिससे इनका वज़न बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब। देखो किंजल, तुम्हें ये दवाइयाँ नियम से खानी है। एक दिन भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। और इस तरह से 3 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन किंजल के शरीर में कोई बदलाव नहीं आता। दूसरी लड़कियों की तरह किंजल को प्रेगनेंसी जैसे दूसरे लक्षण भी नज़र नहीं आते। ना कभी उसे घबराहट होती है, ना चक्कर आते हैं और ना ही कभी वॉमिटिंग होती है। ये देखकर सावित्री परेशान रहती है। अरे अनुपम बेटा, पेट से होते ही तो लड़कियां कभी उल्टी करती है, कभी चक्कर खाकर गिरती है और न जाने क्या क्या होता है। लेकिन किंजल को देखकर तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं, वो तो सारा दिन घर का काम करती रहती है। अच्छा है ना माँ, किंजल की तबीयत ठीक है। तबीयत खराब हो जाती तो आपको अच्छा नहीं लगता। बात तुम्हारी सही है बेटा, मैं अपनी बहू को हमेशा स्वस्थ ही देखना चाहती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत तबीयत तो आगे पीछे होती है। किंजल को देखकर तो लगता ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट भी है, और ऊपर से डॉक्टर की दवाइयों के बाद भी उसका वज़न नहीं बढ़ रहा। पूरे 3 महीने बीत चुके हैं। माँ, आप क्या कर सकते हैं? आपने लड्डू खिलाकर देख लिया, डॉक्टर ने दवाई खिलाकर देख ली। एक बार डॉक्टर से पूछ तो लो किंजल वाकई में प्रेग्नेंट है भी या नहीं। कैसी बात करती हैं आप? हर महीने चेकअप के लिए लेकर तो जाता हूँ उसे, उसकी सोनोग्राफी होती है। अरे आप सच में दादी बनने वाली हैं। अब ये चिंता छोड़ दीजिए माँ। और देखते ही देखते किंजल की प्रेगनेंसी का 6ठा महीना शुरू हो जाता है। बहू, तुम्हारा पेट तो अब भी पहले के जैसा ही है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा भी तुम्हारी तरह कम वजन वाला पैदा हो। तुम अपनी दवाइयाँ तो ले रही हो ना? हाँ मम्मी जी, मैं सब चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ। अब पेट का मैं क्या कर सकती हूँ?
मोहल्ले की सारी औरतें कहती हैं, सुमित्रा बहन तुम्हारी बहू को देखकर लगता ही नहीं कि वो पेट से है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए। और जानती है, अब तो बीबी ने ना मेरे पेट में मूवमेंट करना भी शुरू कर दिया है। सच ही होगा, लेकिन बेटा तुम्हारा थोड़ा बहुत पेट तो बाहर निकला दिखाई देना चाहिए। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं इतनी पतली दुबली हूँ ना, तो मेरा बच्चा भी मेरी तरह स्लिम पैदा होगा। हाँ वो भी सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उन्हीं दिनों अनुपम के कजिन भाई सुमित का उनके घर आना होता है। सुमित अपनी पत्नी अंजलि के साथ अनुपम के घर आता है। अंजलि भी 6 महीने प्रेग्नेंट थी और उसका पेट अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। ये देखकर सावित्री और ज़्यादा परेशान। अरे अंजलि बेटा, तुम भी प्रेग्नेंट हो, बताया नहीं तुमने? वो क्या है ना चाची, अंजलि को घूमने का बहुत मन कर रहा था। बाद में तो बच्चा हो जाएगा, कहीं जा नहीं पाएगी, तो मैंने सोचा 3 दिन आपके घर घूमने के लिए आता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, हमें भी अच्छा लगेगा। अरे सुमित, वैसे भी बहुत दिनों बाद मिले हम दोनों। याद है बचपन में कितना खेला करते थे साथ में? हाँ भाई, शादी और नौकरी के बाद तो सब बिजी हो जाते हैं। वैसे भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही। नमस्ते देवर जी, मैं यहाँ पर हूँ। अरे अंजलि, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ किंजल, तुम सुनाओ? अभी तक एकदम स्लिम हो, पतली दुबली पहले जैसी। शादी के बाद भी तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ा? अरे अनुपम देख, कुछ ही महीनों में मैं तो बाप बन जाऊंगा। अब तू भी अपने बच्चे के बारे में सोच ले। अरे भाई चिंता क्यों करता है, तेरा और मेरा बच्चा इस दुनिया में साथ में ही आएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुपम भैया, पापा बनने के लिए पहले आपकी पत्नी, मेरा मतलब किंजल को प्रेग्नेंट तो होना पड़ेगा ना। आप बच्चा प्लान ही नहीं करेंगे तो पापा मम्मी कैसे बनेंगे? देखा, कहती थी ना मैं, किंजल को देखकर लगता ही नहीं कि उसकी प्रेगनेंसी का 6ठा महीना चल रहा है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं चाची जी? किंजल की प्रेगनेंसी का 6ठा महीना? लेकिन उसका पेट देखकर तो लगता ही नहीं। अरे यही तो परेशानी वाली बात है, पेट से होने के बाद भी मेरी बहू का ना वज़न बढ़ा है और ना ही पेट। मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्या किंजल, प्रेग्नेंट हो तो कम से कम प्रेग्नेंट दिखना तो चाहिए ना। अरे छोड़ो ना वो सारी बातें, 3 दिन हमारे घर रहो, हम खूब सारी बातें करेंगे। तुमसे मिलकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंजलि और सुमित कुछ दिन के लिए मोहित के घर पर रुकते हैं। एक दिन सुबह नाश्ता करते समय, अंजलि बेटा, ढंग से खाना पीना, जो तुम खाओगी वही तुम्हारे बच्चे को लगेगा। और किंजल तुम भी खाने पीने का ध्यान रखो, ठीक से नाश्ता खाओ। मुझे तो वैसे भी बहुत भूख लगती है चाची जी। देख रही है ना कैसे फूल के गुब्बारा हो गई हूँ मैं। होना भी चाहिए। मैं तो किंजल से कह के थक गई, अपना वज़न बढ़ा ले, लेकिन इस पर कोई असर ही नहीं होता। वैसे किंजल, चाची जी ठीक कह रही हैं। अगर तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ेगा ना तो तुम्हारा बच्चा भी बहुत कमज़ोर होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। अरे किंजल, भगवान पर भरोसा करने के साथ साथ अपने शरीर पर भी भरोसा होना चाहिए ना। चाची जी, मुझे ना लड्डू बहुत पसंद है, ये लड्डू मुझे दीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ये एक क्या 4 लड्डू खा लो। देखते ही देखते अंजलि घी के बने हुए 3-4 लड्डू खा जाती है। ये देखकर सावित्री बहुत खुश होती है। अंजलि और सब लोगों के चले जाने के बाद सावित्री किचन में आती है। देखा तुमने किंजल, वो अंजलि ने बैठे बैठे 4 लड्डू खा लिए, इसीलिए वो इतनी अच्छी तंदुरुस्त हो गई है। और देखना उसका बच्चा भी अच्छा वज़नदार पैदा होगा। लेकिन मम्मी जी, मैं इतने लड्डू एक साथ नहीं खा सकती। यही तो परेशानी है, कुछ खाती पीती है नहीं, इसलिए तो दुबली पतली है। कुछ दिनों बाद सुमित और अंजलि मोहित के घर से चले जाते हैं। कुछ और महीने बीत जाते हैं और किंजल की प्रेगनेंसी का आखिरी महीना शुरू हो जाता है। अनुपम बेटा, अब जाकर बहू का पेट ऐसा दिखता है जैसा दूसरी औरतों का 6ठे महीने में होता है। हाँ मम्मी, जरा से ढीले कपड़े पहन लेती तो उसे देखकर पता ही नहीं लगता कि वो माँ बनने वाली है। तो ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। बस भगवान करे मेरी बहू का अच्छे से बच्चा हो जाए। अब ना मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। अब क्या कर सकते हैं मम्मी, आपने और डॉक्टर ने सबने खूब कोशिश कर ली, लेकिन किंजल का वज़न नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा। थोड़ी देर के बाद, अरे किंजल बहू, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, घर के काम कर रही हूँ। वो तो मैं हमेशा करती हूँ ना।
अरे बहू, पिछले 3 महीने से कह रही हूँ घर के काम करना बंद करो, थोड़ा आराम कर लिया करो, वैसे ही इतनी कमज़ोर हो। मम्मी जी, घर के काम करने में कैसी परेशानी, मुझे तो घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ना, मेरा शरीर भी कितना अच्छा रहता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा अच्छा शरीर, मैं तो चाहती हूँ तुम सारा दिन बिस्तर पर लेटो और आराम करो ताकि थोड़ी मोटी हो जाओ। ऐसी पतली दुबली रहोगी तो बच्चे को पैदा करने का दर्द कैसे सहोगी। क्या मम्मी जी, ज़रूरी थोड़ी ना है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेशन करवा लेंगे, फिर तो कोई दर्द सहना ही नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं बहू, मैं चाहती थी कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो ताकि तुम्हारा शरीर अच्छा बना रहे, लेकिन अब तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं कि तुम वो सब सहन कर पाओगी। ठीक है, जैसा भी हो, सब कुछ ठीक से हो जाए बस। वैसे मम्मी जी, अब तो अंजलि की भी बच्चा होने का वक्त आ गया है ना, आपकी उससे बात हुई क्या? अच्छा याद दिलाया, मैं सुमित को फ़ोन करके पूछती हूँ अंजलि की तबीयत कैसी है। सावित्री सुमित को फ़ोन लगाती है। हेलो सुमित बेटा, कैसे हो? और अंजलि कैसी है? चाची जी, मैं आपको ही फ़ोन करने वाला था। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं डिलीवरी के लिए अंजलि को आपके यहाँ लेकर आ सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर कोई अच्छा डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और मुझे अंजलि की बहुत चिंता हो रही है। अरे क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? वो क्या है ना चाची जी, कुछ दिनों से अंजलि बहुत आलसी हो गई है, घूमती फिरती भी नहीं, उसका वज़न भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए मुझे अब अजीब सा डर लगने लगा है। बस एक बार डिलीवरी हो गई तो फिर हम अपने घर वापस आ जाएंगे। अरे बेटा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी चाहे तब यहाँ आ जाओ। तुम अंजलि को लेकर यहाँ आ सकते हो। अगले ही दिन सुमित अपनी पत्नी अंजलि के साथ अनुपम के घर पहुंच जाता है। अरे वाह, अब तो बहुत मज़ा आएगा। अंजलि और किंजल दोनों के ही बच्चे एक साथ इस दुनिया में आएंगे। किंजल, मुझे देखो, मेरा वज़न पूरा 80 किलो हो चुका है, पर तुम तो अब भी वैसे की वैसी हो। क्या करूं, बहुत कोशिश की लेकिन मेरा वज़न बढ़ता ही नहीं। मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है तुम्हारा बेबी बहुत कमज़ोर होने वाला है। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, देखा जाएगा, कुछ किया नहीं जा सकता। वैसे तुम्हारी जैसी हालत है ना, उसमें तो ऑपरेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का दर्द तो तुम झेल नहीं पाओगी। अरे इतनी कमज़ोर हो ना। मुझे देखो, मैंने तो अच्छा खासा वज़न बढ़ाया है, आसानी से दर्द सह लूँगी। अंजलि और किंजल दोनों के ही 9 महीने पूरे हो जाते हैं और एक रात अंजलि और किंजल दोनों की तबीयत साथ में बिगड़ती है। किंजल को जहाँ पेट में ज़ोर से दर्द होने लगता है, वहीं अंजलि को ज़ोर से चक्कर आने लगते हैं। लगता है दोनों के बच्चा होने का वक्त पास आ गया है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब ठीक कहता है चाची जी। और इस तरह से पूरा परिवार किंजल और अंजलि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। आप लोग यहीं रहिए, हम इन दोनों को वार्ड में एडमिट कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, दोनों ही मेरी बहुएं हैं, अब ज़रा ध्यान रखिएगा इनमें से किसी को कोई परेशानी ना हो। हम अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आप परेशान ना हो। मेरी पत्नी किंजल बहुत कमज़ोर है, वो लिवर पेन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहें तो ऑपरेशन से बच्चा कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, हम बस हमारी बहू और उसके होने वाले बच्चे को कुछ ना हो इतना ही चाहते हैं। और इस तरह से किंजल और अंजलि दोनों को एडमिट कर लिया जाता है। परिवार के सब लोग बाहर खड़े होकर बेसब्री से उनके बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद नर्स बाहर आती है। कांग्रेचुलेशंस, अंजलि और किंजल दोनों ने ही स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। अंजलि को बेटी हुई है और किंजल को बेटा। बधाई हो सुमित, बहुत बहुत बधाई हो। अरे यार, तुझे भी बहुत बधाई हो, हम दोनों एक ही वक्त पर बाप बने, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरी दोनों बहुएं ठीक तो है ना? जी, वैसे तो दोनों ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक ऑपरेशन से हुआ है और दूसरा नॉर्मल डिलीवरी से। लेकिन ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अब मेरी बहू कमज़ोर थी इसीलिए ना? देखिए, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो अपने बच्चे को पुश नहीं कर पा रही थी और इसलिए हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। मैं जानती थी, किंजल बहू से कहती रहती थी कि अपनी तबीयत का ध्यान रखे, अब अगर कुछ हो जाता तो। अरे माँ, परेशान मत होइए। क्या हुआ? उसका ऑपरेशन हुआ, कम से कम किंजल और बच्चा ठीक तो है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अंजलि की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। एक्चुअली उनके शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका बीपी बढ़ गया था और हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा।
अरे ये आप क्या कह रही हैं नर्स मैडम? ठीक कह रही हूँ मैं। किंजल तो काफ़ी पतली दुबली है और एक्टिव भी। इसकी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई परेशानी नहीं आई। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी बहुत हेल्दी पैदा हुआ है। हैं? और अंजलि, उसका बच्चा? अंजलि के शरीर का वज़न ज़्यादा था, लेकिन उनका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए उसे कुछ दिन नर्सरी में रखना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों की तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। कुछ देर के बाद सावित्री, अनुपम और सुमित अंजलि और किंजल से मिलने के लिए जाते हैं। मम्मी जी, अब तो आपकी चिंता खत्म हो गई ना? देखिए, आपका पोता पूरा 3 किलो का पैदा हुआ है। अरे बहू, मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मम्मी जी, आपसे छुप छुप कर एक्सरसाइज किया करती थी मैं, और अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। शरीर का वज़न होने से कुछ नहीं होता। मैं स्वस्थ थी और इसीलिए मैं एक हेल्दी बच्ची को जन्म दे पाई। किंजल ठीक कह रही है चाची जी। अब अंजलि को ही देखिए, हेल्दी बच्चा पैदा करने के चक्कर में खुद गोल मटोल हो गई और बच्चा सिर्फ 1.5 किलो का पैदा हुआ। देखा मम्मी, आपकी पतली बहू ने मोटा बच्चा पैदा करके दिखा दिया। अब तो आप खुश है ना? बचपन में किसी बीमारी की वजह से छाया की हाइट 5 साल के बच्चे जितनी लंबाई पर ही रुक जाती है, जिस वजह से लाइफ में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन छाया हार माने बिना डट कर आगे बढ़ती रहती है और अब विमेन एंटरप्रेन्योर भी बन गई होती है। दुनिया से लड़ ली, अपनी कंपनी खड़ी कर दी, अवार्ड जीत लिया, लेकिन माँ की एक बात नहीं सुन सकती। हाँ सही है, लड़की इतनी बड़ी हो गई, फेमस हो गई, तो हमारी बात क्यों सुनेगी? क्या है मम्मी, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता वाला गेम मत खेला करो ना। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं आपकी किसी भी बात को कभी मना नहीं कर सकती। मतलब मैं कल लड़के वालों को घर बुला सकती हूँ? क्या? ये क्या बात हुई? क्यों? अभी तो तूने बोला ना कि किसी बात को इनकार नहीं कर सकती। मम्मी हंसते हुए चली जाती है और अगले दिन घर में मेहमानों के स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। लड़के वाले सिर्फ मिलने आ रहे हैं, बारात लेकर नहीं। इतनी तैयारी क्यों कर रही हो आप? माँ बेटी की बात का कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद गोपाल और उसके मम्मी पापा उनके घर पहुंच जाते हैं। आइए आइए, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। बस इस जिद्दी को मनाने में टाइम लग गया। वैसे हमारी होने वाली बहू है कहाँ? सास के पूछने पर माँ छाया को आवाज लगाती है। साड़ी पहने अच्छे से तैयार छाया जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो सामने गोपाल को बैठा देखकर हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे शादी करने आया हूँ, बोलो करोगी या दूसरी ढूंढ लूं? गोपाल की बात पर मुस्कुराती छाया तुरंत उसे गले लगा लेती है। दूसरी के बारे में सोच कर भी देखो, जिंदा दफन कर दूंगी। अच्छा हुआ गोपाल ने हमें सच्चाई बताकर समझा लिया, नहीं तो दोनों बच्चे आज इतने खुश नहीं होते। हमें तो आपका एहसानमंद होना चाहिए कि आपको हमारी छाया से कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा क्यों बोलती हैं? इस नालायक से शादी करने के लिए तो हमें छाया को थैंक यू बोलना चाहिए। इसी के साथ रिश्ता पक्का होता है। कुछ दिनों बाद सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही छाया और गोपाल की शादी हो जाती है और छाया अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। थोड़े समय में शादी की खबर पड़ोसियों और रिश्तेदारों में फैलने पर एक दोपहर को गोपाल की बुआ और फूफा जी नई बहू से मिलने उनके घर आते हैं। अरे भैया, बेटे की शादी भी करा दी और किसी को कानो कानो खबर तक नहीं होने दी। खबर उन्हें की जाती है जिसकी इज्जत हो। मैं तो पहले ही बोलता हूँ, तेरे घर वाले हमें कुछ नहीं समझते, फिर भी तू जब देखो मुंह उठा यहाँ आ जाती है। अरे कैसी बात करते हैं आप, वो तो बस कोरोना के नियमों की वजह से सब कुछ जल्दी में करना पड़ा, वरना आपके बिना तो कुछ शुरू भी नहीं होता। इन्हें छोड़ो, ये बताओ कि नई बहू कहाँ है? बुआ के बोलने पर सास आवाज लगाकर छाया को पानी लाने के लिए बोलती है। बहू ट्रे में 2 ग्लास पानी लेकर जैसे ही रसोई से बाहर आती है, उसे देखती ही बुआ और फूफा की आंखें फटी रह जाती है। और इतनी भी क्या आफत आ गई थी,
जो दुनिया की सब लायक लड़कियों को छोड़कर आपने हमारे नॉर्मल बेटे की शादी इससे करा दी। क्यों फूफा जी, मेरे अंदर क्या एबनॉर्मल है जो मैं आपके बेटे के लायक नहीं? ओहो, जितना छोटा कद उतनी लंबी जुबान, अब ये भी हमें एटीट्यूड देगी। अच्छा लड़का देखा नहीं कि फंसा लिया। बुआ जी, ये एटीट्यूड उसने सच्ची मेहनत से काम करके कमाया है, और जिसे आप इतना भला बुरा बोल रही हैं ना, मैं उसी की कंपनी में जॉब करता हूँ, तो उसे किसी को फंसाने की जरूरत नहीं है। भांजी के जवाब पर बुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। फूफा जी सदियों से चलती आ रही परंपरा को कायम रखते हुए नाराज होकर घर वालों को ताना देते हुए शिकायतें शुरू कर देते हैं। अरे वाह, छोटी बहू ले आए तो क्या सोच और संस्कार भी छोटे कर दिए। घर आए मेहमानों की न कोई खातिर न इज्जत, और ऊपर से सच्चाई इतनी चुभ गई कि बोला एक को और भड़क गया पूरा घर। माफ करना, लेकिन आप हमारे घर आकर हमारी बहू को जो बोले जा रहे हो, उन्हें सच्चाई नहीं बदतमीजी कहते हैं। रही बात खातिर और इज्जत की, तो वो हम सिर्फ तमीजदार लोगों की ही करते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती देख फूफा गुस्से में तुरंत बुआ का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस सब से छाया का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। बचपन से बहुत लोगों ने मेरी हाइट का मजाक बनाया, मुझसे कहा मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन सब बातों से मैंने कभी अपने आप को टूटने नहीं दिया। हमेशा उन्हें मोटिवेशन की तरह यूज किया। पर आज अपने ही घर के लोगों ने जब वही बातें कही तो बहुत बुरा लग रहा है। क्या सच में मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी है जो मैं नॉर्मल लाइफ की हकदार नहीं? नहीं बेटी, कमी तेरे अंदर नहीं, तुझ में कमी ढूंढने वालों की सोच में है। और उनकी बातें सुन तू अपना दिल क्यों छोटा करती है? तुझे भी नॉर्मल जिंदगी जीने का उतना ही हक है जितना हम सबको। सास की बात से छाया को मोटिवेशन तो मिलती है, पर वो बुआ और फूफा की बात को भुला नहीं पाती। इसी तरह एक हफ्ता बीतता है, जिसमें जैसे ही छाया उन बातों को भूलकर आगे बढ़ने लगती है, तो इस बार बुआ और फूफा जी पूरे खानदान को इकट्ठा कर उनके घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या है भाई, आपको प्यार से कही बात एक बार में समझ में नहीं आती क्या? अरे भाई, इन्होंने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। बोलते हैं गलत बहू आ गई, चलो बात करनी है। कहिए चाचा जी, क्या गलत है? मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ। इस पर घर वालों की नजर छाया पर पड़ती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। ये गलत नहीं, क्यूट है। वाह गोपाल, तू तो बड़ी क्यूट बहू लेकर आया है। पत्नी और बच्चा दोनों की कमी पूरी हो गई। चाची की बात पर बुआ और फूफा को छोड़ सब हंसने लगते हैं, जिसे एक बार फिर अपनी इंसल्ट समझकर फूफा जी हंगामा शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक तो घर वाले सुनते रहते हैं, लेकिन फिर हार कर आखिरकार परिवार के दूसरे लोग बोलना शुरू करते हैं। अरे आप डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि आखिर दिक्कत बहू से है या इज्जत से? नहीं, मैं बताता हूँ। एक्चुअली इनकी दिक्कत छोटी बहू नहीं, छोटी सोच है। और माफ करना, लेकिन उसका इलाज तो हमारे घर में है नहीं, इसीलिए आप लोग अपने घर जा सकते हैं। वैसे भी जहाँ एक बार बेइज्जती हो जाए, वहाँ बार बार जाना भी इज्जत घटाना ही होता है। अभी सब बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, पर कल जब दुनिया के पत्थर पड़ेंगे ना तो समझ में आएगा। अभी आपको भी हमारी बातें कड़वी लग रही होंगी फूफा जी, पर किसी दिन शांति से बैठकर सोचिएगा तो शायद समझ में आ जाए। सबकी इतनी बातें सुनकर बुआ और फूफा तुरंत वहां से चले जाते हैं, जिस पर अपने लिए घर वालों का प्यार और एकता देख छाया इमोशनल हो जाती है और अब परिवार दुनिया की फिक्र किए बिना खुशी से रहने लगते हैं।